शियन शब्द पाहती रंग स्वरांचे रूप नवे साकारू नये मैत्र से हे ताल सुरांचे मैत्र से हे ताल सुरांचे. सत्तर वर्षांची दैदिप्यमान कारकीर्द, आयुष्याच्या वळणावळणावर मिळत राहिलेलं नेत्रदीपक यश, रसिकांचं अलोट प्रेम, शिष्यांच्या अंतःकरणात भरून वाहणारी आदरयुक्त भक्ती आणि या सगळ्याच्या पलीकडे देवत्वाचा स्पर्श लाभलेली अलौकिक बासरी आणि त्यातून निघणारे परमात्म्याच्या अस्तित्वाची शाश्वती सांगणारे सूर म्हणजे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया. संगीताशी 7 जन्मांचं मैत्र होतं म्हणूनच कदाचित पित्याला आपला लेक मल्ल व्हावा असं वाटत असतानाही पुत्र मात्र संगीताच्या अनवट वाटेने निघाला. त्यातही श्रीकृष्णाची बासरी ही जन्मजन्मांतरीची सखी होणार होती हे तेव्हा माहीतही नसेल कदाचित. वयाच्या अगदी 15व्या वर्षी हरिप्रसादजींनी शेजारच्याच घरातून कंठसंगीताचं शिक्षण घ्यायला सुरुवात केली. पुढे वाराणसीला गुरु भोलानाथ प्रसन्न यांच्याकडून त्यांनी बासरी शिकायला सुरुवात केली. मात्र आयुष्यात पुढे गुरुमा अन्नपूर्णा देवी यांचा शिष्य होण्याचं भाग्य त्यांना लाभलं. आकाशवाणी कटक इथे 1957 साली ते कलाकार म्हणून नोकरीत रुजू झाले. आजही पंडितजींना आकाशवाणीबद्दल अपार आदर आणि जिव्हाळा वाटतो. शास्त्रीय संगीताबरोबरच त्यांनी हिंदी चित्रपट संगीतातही आपली मुद्रा उमटवली. आता पंडितजींचं वय 85. 7 दशकांचा हा भरजरी सिलसिला. जगभरात अगणित मैफली, असंख्य शिष्यगण, पंडितजींवर प्रेम करणारे अक्षरशः लाखो रसिक चाहते, हा ऐवज. पद्मभूषण, पद्मविभूषण या राष्ट्रीय पुरस्कारांचा सन्मान खरं तर पंडितजींनी वाढवला. गुरुकुलच्या माध्यमातून गुरुशिष्य परंपरेचा वारसा जतन करण्याचा आदर्शवत कार्य पंडितजी आजही करताहेत. मैत्र हे तालसुरांचे या मालिकेच्या आजच्या या विशेष भागात पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांची मुलाखत घेतली आहे विदुषी श्रुती सडोलीकर काटकर यांनी. मुलाखत हिंदीत आहे, पण संगीताला भाषा नसते रसिक हो. या मालिकेच्या माध्यमातून संगीत क्षेत्रातील या दिग्गजांचा प्रवास, रियाजाच्या पद्धती, मूलभूत सांगीतिक विचार आपल्यापर्यंत पोहोचावा आणि संगीत क्षेत्रातल्या नवीन पिढ्या घडण्यात हातभार लागावा, हाच उद्देश. पंडितजींना मनपूर्वक नमस्कार आणि निरामय आनंददायी दीर्घायूच्या उदंड उदंड शुभेच्छा. नमस्कार पंडित जी. नमस्कार. नमस्कार. आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद. आपके जीवन चरित्र के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये पाते हैं कि आपकी पैदाइश इलाहाबाद की है और आपने वहाँ पंडित राजाराम जी से शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया. उसके उपरांत बनारस में पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी से आपने सीखा. सही है. और उसके उपरांत आप उड़ीसा में कटक आकाशवाणी में संगीतकार और कलाकार के रूप में जुड़ गए. वहाँ कुछ कार्यकाल बिताने के बाद आप मुंबई आ गए और आपने फिल्म जगत से नाता जोड़ लिया. आप वहाँ बहुत व्यस्त रहे, आपने बहुत ही अच्छा वहाँ पर काम किया.
मगर आपके अंदर जो सीखने की ललक थी, उसने आपको माँ अन्नपूर्णा देवी जी का घर का रास्ता बता दिया। और आप उनके पास जब सीखने जा रहे थे, तब गुरु माँ ने आपको आपके समय के अनुसार कभी भी आने का आपको परवाना दिया था। बिल्कुल सही। मैंने सुना है कि रात को 2 बजे भी अगर आप जाते थे, तो गुरु माँ आपको खाना खिलाने के बाद आपका शिक्षा पाठ शुरू जी। कर देती थी। अन्नपूर्णा देवी जी का अनुशासन बहुत ही कड़क था, ये हमने सुना है। दिखाई पड़ता था। जी, तो उनके बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए। जैसा आपने कहा, बड़ा अनुशासन उनका चेहरे से देख के ही डर जाता था आदमी, लेकिन जब वो घुल मिल जाती थी तो लगता था जैसे नारियल है ना, ऊपर से बहुत सख्त होता है, अंदर से बिल्कुल मुलायम होता है। वही आपका जैसा स्वभाव उनका भी वही था। आप तो मुझसे बात भी कर लेती हैं। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप हमारे गुरुकुल में आए, आपके चरण पड़े। आप इतनी अच्छी गायिका हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। और सारी दुनिया आपको जानती है श्रुति सिरोडकर जी के नाम से, और हम भी सुन रहे हैं आपको, कब से कितने वर्षों से सुन रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा। और सारा इतिहास तो मेरा मालूम है आपको। तो गुरु माँ के बारे में ऐसा था कि मैं थोड़ा उनसे ज़्यादा ही डरता था, क्योंकि उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब थे, उनका नेचर और इनका नेचर एकदम एक था। और अली अकबर खान साहब जो उनके भाई थे, उनका एक नेचर एकदम ही अलग। जी। हमेशा हंसी मजाक और बातचीत और खुश रहते। तो मुझे जब मैं गुरु बनाने के लिए उनको गया, गुरु माँ को गुरु चुनूंगा मैं, तो मुझे 3 साल लग गए उनको राजी कराने के लिए। अरे बाप रे। एक महिला, और जो संगीत से बचपन से ही जुड़ी हो, और ऐसे भील जहाँ पंडित रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन बाबा, उस्ताद अली अकबर खान साहब, इनके बीच में घूमने वाली लड़की, खेलती लड़की, और उनको मैं जाकर गुरु बनाऊँ, और वो भी बांसुरी लेके। सितार सरूद हो तो कोई बात नहीं। तो उनको समझाना और उनको सही मार्ग में उनको बताना कि हम क्यों आपसे सीखना चाह रहे हैं, उनको कन्विंस कराना जी जी बहुत मुश्किल हुआ। तो 3 साल लगे मुझे। और अच्छा था कि मैं यहाँ जॉब में था, ऑल इंडिया रेडियो में, आकाशवाणी बॉम्बे में। तो मैंने कहा अब तो यहाँ रहूँगा। अच्छा, 3 साल का 30 साल भी लगेगा, तो इनको ज़रूर मैं अपनी तरफ उनका थोड़ा सा उनका मिजाज बन जाए कि हम जाके सीखें उनसे। तो आप लोगों के आशीर्वाद से हो गया, और जाने लगा। पहले तो बहुत लगा मुझे कि जैसा मैं सोच रहा था वही है सही, कि बहुत कट्टर और बहुत ही। फिर उसके बाद जब राजी हुई तो थोड़े दिन के बाद मुझे लगा नहीं, तो बिल्कुल वो जैसे होती ना महादेवी, देवी भी नहीं महादेवी। मेरी माँ तो छोड़ के चली गई थी, उनके रूप में माँ का भी दर्शन था और गुरु का भी दर्शन था। उतना ही प्यार आपको दिया। उतना ही प्यार। अब उनको मालूम था मैं स्टूडियो में काम करता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहते थे नहीं, काम छोड़ना मत, काम करके चाहे जितनी लेट हो आना। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये मैं कह रहा हूँ। और बोले खाना से जरूर खाना सीखते होते हैं। तो बस मेरे आँख में आंसू आ जाते थे, खा लेता था, और जो खा के शक्ति आती थी उसका मैं बयान नहीं कर सकता था। और प्यार, जी वाह, वही आपकी ताकत बन गई। बस अभी भी है वही, अभी हमारे साथ हमेशा रहती है माँ। मैंने ये सुना है कि उन्होंने आपको दाएं से बायां हाथ करके आपको अलग तरीके से बजाने के लिए उद्युक्त किया। हाँ, उसकी कई और वजह थी जी। क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करता था, और रेडियो में भी बड़े बड़े कलाकार लोग आते थे, बड़े बड़े जाने माने कलाकार, गुणी कलाकार। तो उनके साथ भी थोड़ा सा बजाने कभी कभी अवसर होता। कभी अहमद जान तिरका खान साहब है, कुछ तबला सोलो करना, तो बोले नगमा बजाने वाला कोई नहीं था, तो हमसे बोले बेटा बजाओगे, तो वो भी करना पड़ा। तो सब करने के लिए थोड़ा सा उस तरीके का स्वभाव, उस तरीके का, इतने बड़े जाने माने अहमद जान तिरका खान साहब, मैंने कहा नहीं, इनके साथ भी मैं बजाऊंगा। और बजाया, उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा गाते थे वो। जी 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 कमाल था जी। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के दर्शन भी हुए, सीखने को भी मिला। और फिर फिल्म इंडस्ट्री में जाना, वहाँ भी काम करना। वहाँ एक तो ऐसा था फिल्म इंडस्ट्री में
वहाँ भी बहुत मुझे सीखने को ऐसे ऐसे लोग थे जैसे श्री राम चंद्र, जी हुसन लाल भगत राम और पुराने म्यूजिक डायरेक्टर के, ऐसा लगता था कि उनका घराना है ये। जी। वो गाना जब भी बजेगा तो सब लोग जान जाए कि ये इन्हीं का ही गाना है, हाँ कंपोजिटर, हाँ हाँ, नाम बताने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो वो देख के वातावरण मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने कहा नहीं, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो भी करता था। ऐसा करते करते बस भगवान की ऐसी इच्छा थी कि नहीं, तुम यहीं रहो, यही तुम्हारा घर है। तो आप जहाँ बैठे हो ये मेरा गुरुकुल है, जी हम बच्चों के साथ में रहते हैं, यही हमारा परिवार है और इसका नाम है वृंदावन गुरुकुल। जी जी। पंडित जी, जी हम सब जानते हैं कि किसी भी कला प्रकार को सीखते हुए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अनुशासन की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत जरूर, सही बात। तो आपने बांसुरी सीखते समय शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अनुशासन को कैसे अपनाया? वो भी बॉम्बे में। जी और उस पर आपने मेहनत कैसे की? बस ये भगवान का और आप लोगों का आशीर्वाद है कि मुझे अच्छे शिष्य मिले। जब मैं बॉम्बे में आया, बड़ी देख रेख किया, मेरी वृंदावन गुरुकुल मेरा बनवाया और सब कुछ सुविधा किया। तो ज़रूरत ही क्या, भगवान को मालूम था कि मैं बांसुरी बजाऊंगा, इसलिए उनका मंदिर भी यहाँ पर है। देखिए, उनका ही रूम है, वहीं वो खेलते हैं, वहीं बजाते भी हैं। तो सब कुछ भगवान ने दे दिया। जहाँ हम बैठे हैं टाटा ने बनवा दिया मुझे। तो और इतना प्यार इन लोगों का मिला, बच्चों का, कि हम जहाँ भी जाते सब पीछे पीछे। तो और चाहिए, जब गुरुकुल चलाना है, अपने परिवार के साथ में रहना है, परिवार के बच्चों को रखना है, तो एक अपनी जो क्या कहना चाहिए, जो कार्यक्रम है अपना सारे दिन का, उनको दिखाना है कि तुमने क्या करना है। हमने अपने लिए भी करना है, लेकिन उनको भी सिखाना है उसमें। ये सारी बातें सीखने का हमारे पास लड़कियां लड़के सब रहते हैं आके, और देखिए अच्छी तरीके सब अच्छा बजा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद ही चल रहा है। तो इसके अभ्यास में, वादन के अभ्यास में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे रागों की बढ़त करते समय आलाप, जोड़, झाला, इसका क्रम कैसे रहना चाहिए और इसको अपनी एक जोड़ देकर उसको अपनी तालीम के साथ साथ कैसे लेके जाना चाहिए, ये आपने कैसे उसको ढाला और अपने शिष्यों में कैसे उतार दिया? मैं यही बच्चों से कहता हूँ कि अपना कुछ अपनापन होना चाहिए जी। किसी भी चीज़ में, चाहे आप कपड़े पहने, चाहे आप किसी से बात करें, चाहे आप किसी को लिखें कुछ, तो उसमें अपनापन होना चाहिए। नहीं तो फोटोग्राफ खींच लिया, सबके साथ में खड़े हुए, बीच में आप उसका वजह नहीं, लेकिन लोग याद करें आपकी भाषा, कि आपकी संगीत की भाषा क्या होनी चाहिए। हमारे गुरु को तो हम फॉलो करते ही और करते रहेंगे, लेकिन अपना भी कुछ विचार होना चाहिए, हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो मैंने पहले गायन की शिक्षा ली थी पंडित राजा राम से जी। जो हमारे इलाहाबाद में हमारे साथ ही रहते थे, बाजू के घर में। तो भगवान की कृपा से वो ध्रुपद गायक थे। तो मैंने कहा चलो यही सीखते हैं। घर में थोड़ी सी बंदिशें थी कि पिताजी पहलवान थे जी। वो नहीं चाहते थे कि मैं संगीत करूं, उनकी इच्छा थी मैं कोई जॉब कर लूं। उनकी खुशी के लिए जॉब भी मैंने किया। 2-3 साल गवर्नमेंट की नौकरी की एज स्टेनोग्राफर। अच्छा। उनको बताने के लिए नहीं, आप जो चाहते वही मैं कर रहा हूँ जी। लेकिन हम अपने आप को खुश रखने के लिए और किसी के घर में जाके रियाज करता था। तो मैंने बच्चों को कहा कि जब आपको कुछ करना है तो उससे पहले तो ध्यान आपका होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। वो कैसे होगी? किसी के साथ में, अकेले आप बैठ के अपने आप को रियाज करेंगे, देखेंगे क्या हमको इसमें कमी है, क्या हमको इससे लेना है, क्या हमको इससे निकलना है, वो सब आपने देखना। अकेले करेंगे, ये नहीं कि दिखाने के लिए लोग कर रहे हैं। तो बस सब ऐसे ही रियाज कर रहे हैं। मैंने कहा सबको सुनना चाहिए, हर में कुछ ना कुछ गुण है जो कि हम अपना सकते हैं। ये किसी की ऐसी नहीं, किसी की जायदाद या किसी का वो नहीं कि वो लेके जाएंगे। हम उनसे भी कुछ ले सकते हैं, चाहे गायक हो चाहे वादक हो, तो वो भी हमने कहा सबको सुनना चाहिए। चाहे कोई विद्यार्थी हो, बच्चा, उसका भी सुनना चाहिए, कुछ कहता है। तो बस मैत्र से ताल सुरान
शारीरिक क्षमता जो, जैसे हमारे गायकी में जी बिल्कुल, दम सांस का भी एक वो अभ्यास बहुत होता ज़रूरी, है, बहुत ज़रूरी वो है आपके वो। वादन में वो किस तरह से ढाल के वादन में लाते हैं? तो हम लोग सुबह जब करते थे योग करते हैं ना, वैसे हम उस तरीके से बांसुरी को लेते हैं, हम योग कर रहे हैं, स्वर योग। तो स्वर योग में हम क्या कहते हैं, लॉन्ग नोट है, जैसे हमारे पुराने ज़माने में लोग भैरव गाते थे, तो सा से लेके धा, धा से लेके सा से लेके गा, तो वही हम इनसे करवाते हैं। तो योग जो होता है सुबह का, योग भी हो रहा है और स्वरों का अभ्यास भी हो रहा है। फेफड़ों की ताकत बढ़नी चाहिए, जी जी। वो एक और अभ्यास। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो आपके साथ में सिर्फ एक तान पूरा होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप अकेले हैं, कोई नहीं होना, नहीं तो कोई तबला वाला बैठा है, या वो है उसके लिए सब है, लेकिन अब पहले सुबह आपका सोचे आपके आपको क्या हम मिस कर रहे हैं और क्या आपको मिलना चाहिए, आपसे क्या मिलना चाहिए, उनसे क्या मिलना, उसको देखें और उसको गाएं और रिकॉर्ड करें कि हमने क्या किया, आपको कैसा लगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक मन का और बुद्धि का अनुशासन जी, जब आपके पास होगा तभी तभी जाके प्रस्तुति हिम्मत में। आएगी, तभी वो साहस होता है कि हाँ, हम करेंगे। जी। हम लोग खुद भी गाते बजाते हैं, कोई भी बातें करते हैं, हम गाने को ही फॉलो करते हैं, जी। सब गाने को फॉलो। मैं उसी की तरफ आने वाली थी जी। कि आपके जैसे गायकी में घराने हैं, वैसे वादन में भी घराने हैं, और आपका मैहर घराना जो है उसकी भी एक अपनी जी सही है। अलग शैली है, और ध्रुपद का बाज भी उसमें है। तो ये जो, और मैं देखती हूँ कि कई सारे बड़े बड़े नामचीन गुरु गाकर ही सिखाते हैं। सही है। तो गायकी और तंत्र वाद्य का या सुशिर वाद्य का वादन का जो एक प्रस्तार होता है, उसका जो क्रम होता है, उसको आप गायकी अंग से कैसे ढाल लेते हैं? यही मैंने कहा, मैं बड़ा भाग्यशाली था जो गुरु माँ से जी। विद्या लेने की मुझे भगवान का मिला। आशीर्वाद मिला, और बैठ के साक्षात उनके सामने उनका दर्शन भी हो और गायन वादन भी सीखे। वो एक वादिका थी, स्वर बहार की, उनके घराने में ध्रुपद ही सिखाया जाता था, गायकी के रूप में नहीं, वाद्य के रूप में। तो बाबा भी बजाते थे, रवि जी ने भी बजाया, आलाप जोड़ किसने शुरू किया, इन लोगों ने ही शुरू किया। उसके पहले दूसरे घराने में आलाप जोड़ नहीं था, वादन शैली में। तो इन लोगों ने शुरू किया, तो मुझे कहा मैं भी बजाऊंगा, मैं क्यों नहीं छोड़ूं, हमारे वाद्य पे तो और अच्छा लगेगा, गाने का भी वो होगा, क्योंकि दूसरे जो स्ट्रोक वाले हैं उसमें वो मज़ा नहीं आता जो एक लॉन्ग नोट से सा लगाया। में आता है। हाँ, तो ध्रुपद का उसमें मजा आएगा। मुझे कहा मैं भी बजाऊंगा, मैं भी घंटा आधा घंटा आलाप करता था, लोग मज़ा लेते थे उसका, और मुझे भी एहसास होता था कि इसमें कितनी शक्ति है एक एक नोट में। तो ऐसा करके सीखा, और तब तो गुरु माँ को बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा जो आप चाहेंगे वही होगा। बोले ध्रुपद अंग बजाओ, मुझे बजाऊंगा। तो चूँकि वो जब सिखाती थी, वो तो बांसुरी नहीं बजाती थी, वो तो जब मैं गया था सीखने के लिए तभी उन्होंने कह दिया, मैं तो भाई बांसुरी जानती नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं बांसुरी सीखने थोड़ी आया हूँ, मैं तो संगीत सीखने आया हूँ। सही बात। बांसुरी तो खिलवाड़ है मेरे लिए, मैं बजाता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में है, इधर है। बोले सब बजाते हो आप, क्या क्या करते हैं, सब मुझे मालूम है, आपके बारे में सुना है। और तब मुझे लोग जानने भी लगे थे, मुंबई में कई साल से बजाता था। तो उन्होंने कहा नहीं, जो अभी जो तुमने कहा है वो बस सब सह चुकी है, उसमें आपको बहुत साहस मिलेगा गाने बजाने का, और किसी के सामने में आप घबराओगे नहीं, चाहे वो ध्रुपद वाला हो, चाहे गायकी हो, चाहे गत्कारी हो, कोई घबराओगे। तो उनसे मैंने हिम्मत करके कहा ऐसे, तो हम लोग बैठते थे रात को 1:30 बजे, वो कहते थे काम मत छोड़ना, पैसा मत छोड़ना, नहीं दिमाग उधर ही रहेगा, क्योंकि पैसा छोड़ रहे हो, दूसरा कोई आगे करेगा, वो लेके जाएगा, वो करके आना, मैं वेट करूँगा ना, बड़ा कौन साहस देगा, बता एक लेडी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो मैं कभी 1 बजे कभी 2 बजे जाता था, वो बैठी थी, बैठी वेट करती होती थी, घंटा 2 घंटा बैठते थे। कभी कभी नाराज भी हो जाती हूँ, एक स्त्री है ना, कभी कभी घर के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, वो भी उनको फेस करना पड़ता है।
फिर रवि जी की पत्नी है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी बेचारे कहीं बाहर से आ रहे हैं, उनको जी। कपड़ा नहीं मिला है, रुमाल नहीं मिला, उनको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती थी। अभी मेरे साथ रात को एक बजे से बैठी हुई, तो मैं उनकी बातों को समझता था, उनके दिल को समझता था, सब कुछ मैं क्या कर सकता था। तो वो मुझे कह दिया था कि नहीं आप वो भी जाओ, वो भी एक काम है। और सुनती भी थी, फिल्म देखती थी तो मेरा बातें भी सुनती थी, हाँ। तो उनको बहुत अच्छा भी लगता था। चलो। पंडित जी, आपकी घरानेदार तालीम बहुत कायदे से हुई है और आपके शास्त्रीय संगीत के मैंने कई सारे प्रोग्राम्स सुने हैं, सुनते आई हूँ, हम बड़े ही हुए आपको सुनकर। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते गए और सोचने लगे, तो आपकी लोकप्रियता को देखकर मेरे मन में एक विचार आया है कि लोग शास्त्रीय संगीत को थोड़ा सा बोझिल मानते हैं, मगर आपके वादन में वो बोझ कभी भी लोगों के सर पर मंडराया नहीं। ऐसा आपने क्या कर दिया, ये आपकी मास्टर की क्या है कि जो आपकी तालीम के अनुसार तो आप करते ही हैं, आपके आलाप वगैरह देखने को पता चलता है, जी जी परंतु आपकी शास्त्रीयता की बैठक होने के बावजूद आपके प्रोग्राम लोगों को, आम आदमी को भी, जी सामान्य व्यक्ति भी खुशी खुशी बस लेता है, उसका आनंद उठाता है। ये क्या बात है? बस ये है कि अगर हम बच्चे को बच्चा न समझें या गुणी आदमी को गुणी आदमी न समझें और हम अपने में रास्ते में चलते रहे, तो कभी आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं वो क्या देख रहा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, इनको क्या अच्छा लग रहा है, उनको देखते हुए। और एक तो फिल्म इंडस्ट्री में भी वहाँ भी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, लोग गाने भी सुन रहे हैं, तो उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं कि हम इतनी दूर से आएँ, एक ठुमरी हो जाए या एक धुन हो जाए। तो ये सबको दिमाग में रखते हुए हम थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लेते हैं उससे। जो हम कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह के हम दूसरों के लिए हम कुछ करें तो बहुत अच्छा हो, तो इसलिए लोगों को अच्छा लगता है और हम भी थोड़ा बदल जाते हैं। फिर मुझे सोचता हूँ कि अगर गुरु माँ आई मेरे प्रोग्राम में तो वहीं से खींच के कुछ बाहर ही गए तुम क्यों आया यहाँ। तो लेकिन मुझे अच्छा लगता था, तो फिल्म इंडस्ट्री के अलावा रेडियो में नौकरी थी। जी। रेडियो में क्लासिकल को तो फॉलो नहीं करता था, जो कोई गाना गा रहा है या गज़ल गा रहा है उनके साथ ही बजाता था नौकरी करने की। तो मुझे उस हिसाब से अपने आप को करना पड़ा कि जब जहाँ जाएंगे वहाँ खड़े हो तो वहीं का रूप हो, वो लोग सोचे कि यही करता है। फिल्म भी हमारे देखिए हमने कभी नहीं किया था। जब एक बार शुरू किया कि नहीं हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो बजाने शुरू किया और सीखा कि कौन क्या कहता है और किसको कौन लाइक करता है, मैं किसको लाइक करता हूँ और उसमें क्या खास बात है, उसमें शब्द की खासियत है या म्यूजिकली अच्छा है कोई, या हम कुछ शब्द कुछ कह रहा है भजन है और उसको हम वेस्टर्न स्टाइल में ले गए और सेक्सोफोन बजवा रहे हैं। तो मैंने बड़े ध्यान से देखा, मैंने कुछ अलग भी कर सकते हैं। तो एक भजन मिला था शायद आपने, आप तो बहुत अच्छी गायिका हैं, क्या करूँ आपको, वो सुनाता काश मेरे पास वो रिकॉर्डिंग होती, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। जी, मैं सुना था वो जी। 3 बार उसको कंपोज किया गया। हाँ। पहली बार वसंत देसाई ने किया या शंकर जयकिशन ने, दूसरी बार फिर वन ऑफ द कोई भी एक था जो दूसरी बार किया, अलग अलग रूप उसका, और फिर हम लोगों ने किया उसको, लता जी ने गाया। लोगों को इतना अच्छा लगा कि दो बार आया, फिर भी आप लोगों का अलग ही लग रहा है, क्योंकि हम थोड़ा शास्त्रीय उसमें तो भजन तो है ही आपको, लेकिन थोड़ा सा अगर हमारे शास्त्र को लेकर भी थोड़ी सी बात हो तो अच्छा लगे। लता जी को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉपुलर हुआ। यानी आपने शास्त्र को अपने एक बेस बनाकर जी आप जिन अन्य प्रकारों के साथ बजाते थे जी उनकी विशेषताओं को, खासियतों को लेकर, उसकी मिठास को लेकर जी आपने उसको अपने वादन में ढाल लिया। मुझे अच्छा लगता, मुझे उससे बहुत प्यार था। जी ये भी तो एक म्यूजिक है। जी। गज़ल वाले गाने वाले या भजन गाने वाले वो भी एक गायक हैं, उनके में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को अच्छी लगती है, तभी तो सुनते हैं उनको। तो मैंने कहा हम जब यहाँ आएंगे तो ऐसे बन जाएंगे जैसे होता ना कोई एक्टर कि कहीं कुछ काम कर रहा है, कहीं हीरो है तो कहीं बना हुआ है नौकर, और कहीं कुछ टीचर बना हुआ है। तो मैंने कहा अपने आप को भी मैं इसी तरीके से ढालूँगा कि जहाँ जाऊँ कोशिश करूँ कि उनके
कि नज़दीक तक नहीं पहुँचे तो थोड़ा दूरी भी ना हो, उनको अच्छा लगे, तो उनका आशीर्वाद। यानी कोई संगीत बड़ा या छोटा नहीं होता नहीं, है। कभी नहीं। संगीत अपनी जगह पर बिल्कुल हमेशा सही रहता है। बिल्कुल। ये आपने देखा, ये बहुत बड़ी बात है। और ये नज़रिया आपने उस समय से जो बढ़ाया और उसको अपने काम में ढाल दिया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसीलिए उन लोगों का आशीर्वाद मिला और लोगों का प्यार मिला। जी। और मैं जब भी जहाँ जाता हूँ, इवन बच्चे में कोई स्पीक मैके का बच्चों का प्रोग्राम हो, वो भी बोलते हैं आजकल, हाँ। सर वहाँ बजाया था, ये बजाया, वहाँ ये बजाया, जिंगल बेल बजाया था, जिंगल बेल बजाया। अरे मैंने कहा वाह। तो मैंने कहा एक भगवान चाहेगा तो एक दिन ऐसा होगा। मेरी इच्छा थी कि तुम बच्चे क्या चाहते हो, कुछ नहीं, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, और जिंगल बेल बजा दी। हाँ। बजाता तो मैं कहता था उनसे कि मैं चाहूँगा कि तुम लोग सबके हाथ में एक दिन एक बांसुरी छोटी सी हो, और सब लेके जब भी गैप मिले तो थोड़ा बजाओ। बहुत अच्छा लगता था उनके मन में ये प्रेरणा जगाना, जी। ये काम स्पीक मैके के द्वारा आपने जो प्रोग्राम्स किए जी, हैं जी। उसमें आपने बहुत किया है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि शास्त्रीय कलाकारों से दूरी बनती जाती है सही है। और लगता है कि ये तो हमारे लिए नहीं है, परंतु संगीत का जीवन से दूर होना ये कोई सही बात नहीं है। और बचपन से अगर संगीत से नज़दीकियां बढ़े तो वो जीवन के लिए कारगर होती है सही और बात। हर समय पे अपने साथ रहती है। बिल्कुल ये सही। जो खुशियां हैं संगीत की, वो आपने बहुत प्रसार का काम किया है, लोकप्रियता बढ़ाने का काम किया है। और मैं कभी कभी देखता हूँ रास्ते में बच्चे खेलते रहते हैं, खेलना चाहते हैं किसी से, लेकिन उसको आता नहीं। जैसे कैरम बोर्ड, मैं नहीं खेलता, लेकिन बच्चों की इच्छा होती, मेरी इच्छा होती, हाँ मैं खेलूँगा क्यों नहीं। उनके साथ बैठता हूँ, उनको बहुत मज़ा आता है। मैंने कहा वाह, ये जो इनको मज़ा आया उसका मुझे, उससे ज़्यादा मज़ा मुझे आया। तो ऐसे जब हम बजाते हैं कोई चीज़ और लोगों को अच्छी लगती है वो, तो मैं क्यों ना बजाऊँ उसमें। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ या गलत काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके दिल तक पहुँचने के लिए मुझे अगर ऐसा करना पड़े तो क्या हुआ। जी। अब मैं आपके सिनेमा के संगीत दिग्दर्शन के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगी कि आपने जो अपना इतने सालों का अनुभव था अलग अलग संगीत के प्रकारों के साथ बजाने का और अपने खुद की रचनाएं करने का जो आपका अनुभव था, उसको शिवजी पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ मिलकर आपने इतनी अच्छी फिल्म में सिलसिला में आपने म्यूज़िक दिया है, संगीत दिग्दर्शन किया है। तो संगीत दिग्दर्शन सिनेमा के लिए करने के बारे में आपके थोड़े से विचार हमें बता दीजिए। हम लोग मेरे ख्याल से शायद 57 या 56 में बॉम्बे आए थे। मेरा तो ट्रांसफ़र हुआ, मैं जॉब में था ऑल इंडिया रेडियो कटक। और शिव जी की पढ़ाई ख़त्म हुई तो शायद उनकी इच्छा हुई कि चलो बॉम्बे चलें। तो तभी मैं और शिव जी हम दोनों आए थे, और पहले उसके पहले मुलाकात हुई थी यूथ फेस्टिवल में दिल्ली में, ताल कटोरा गार्डन में। तो यहाँ दूसरी बात यहाँ मुलाकात हुई, मिले कहाँ हम लोग स्टूडियो में, वो भी बजाने के लिए आए थे, मैं भी बजाने के लिए। तो दोनों एक ऐसे बन गए एक दूसरे के, जैसे हम लोग एक ही परिवार से हों, एक ही माँ ने हमको जन्म दिया हो, एक ही प्रकार का खाना, हंसी मजाक सब। तो हम लोग दिन भर जब बैठते थे स्टूडियो में, सुनते थे अलग अलग लोगों के विचार, क्या गा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, गाना क्या कह रहे हैं। तो कई वर्षों के बाद में हमारे जो पुराने मित्र थे उनमें यश चोपड़ा, जो BR चोपड़ा के असिस्टेंट थे, तो हमसे कभी कभी कहा करते, भाई आप लोग क्यों नहीं म्यूज़िक देते, इतना साल से देख रहा हूँ खाली बजाते बजाते रहेंगे। मैंने कहा आएगा कोई पिक्चर मिलेगा ज़रूर दूंगा। तो वो खुद एक पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे थे, उसका नाम था काला पत्थर। तो बोले एक पिक्चर हम बना रहे, करोगे? मैंने कहा क्या है उसमें? नहीं, एक गाना हमने रिकॉर्ड कर लिया है किसी दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर का, लेकिन उनसे हमारा जमा नहीं, उसको आप करेंगे। मैंने कहा ये तो नहीं होगा, वो बेचारा सुनेगा कि हम उसका काम लेके उसका हम कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। आप जब कोई दूसरा नया हो एकदम कोई प्रोडक्ट उसमें आप कहेंगे, और वो अगर थोड़ा सा संगीत की चर्चा भी रहेगी उसमें, हम हमारी कुछ इच्छाएं हम अपनी तरफ से करें, तो वो हमको दीजिएगा। तो उनको बुरा तो लगा, लेकिन फिर 2-3 साल वेट करने के बाद इनका सिलसिला, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर,
रेखा और जया जी। जया सब लोग थी। तो ये करेंगे, हमने कहा बिल्कुल करेंगे। सर से सर की चुनरिया लाज भरी अखियों में, सर से सर की चुनरिया लाज भरी अखियों में। तो वहाँ से हम लोगों की गाड़ी चली। हमारे संजीव कुमार थे जो एक्टर, जी। वो जब भी उनका लोग कहते थे हरी भाई हरी भाई, तो मुझे भी कहते थे हरी भाई। तो हम जा रहे थे कहीं चाय वाय पीने के लिए, तो मिल गए। अरे कहाँ? मैंने कहा चाय पीने जा रहे, चलो हम भी चलते। उन्होंने एक शब्द मुझसे कहा तो मुझे बहुत लग गया कि देखिए मैं तो म्यूज़िक ज़्यादा करता नहीं हूँ, खाली पर्दे पर गाता हूँ, अभी दूसरे का गाना मैं खाली अपने लिप्स हिलाता रहता हूँ, लेकिन आपको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि आप शास्त्रीय संगीत को ज़रूर रखें। ये नहीं कि उसको भूल गए और फिल्म संगीत में ही लग गए, स्टूडियो में चक्कर लगा रहे हैं, बजा रहे इस म्यूजिक डायरेक्टर का उस म्यूजिक डायरेक्टर का। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे हरी जी अच्छा नहीं लगता, मुझे पंडित चौरसिया अच्छा लगता है। क्या बात। वो आप रखिए। लग गए उसकी बात में। वाह, ये कई पिक्चरों के बारे में सिलसिला किया, फासले, विजय, लम्हे, चांदनी, डर, साहिबा, परंपरा, बहुत पिक्चरें, और सब एक से एक सब अच्छी हुई पिक्चर। सब में लता जी का ही हो। हमने कहा फीमेल गाना होगा तो कोई लता जी ही गाएंगे, और वही गाती थी, सब छोड़ के आ जाते। मैत्र से ताल सुरान से। पंडित जी, आपने जैसे संगीत दिग्दर्शन किया, उस समय आपने बहुत सारे वाद्यों का प्रयोग किया है। आपके थेमेटिक जो रिकॉर्डिंग्स हैं, एलपीज आपकी है, जैसे कॉल ऑफ द वैली, वहाँ हम देख रहे हैं कि वाद्यों को समझकर उनकी मर्यादा, उनका दायरा और उनका स्वभाव, ये समझकर हम वाद्यों को एक साथ लाते हैं, तब एक अच्छी प्रस्तुति होती है। सही बात। तो ये जो थेमेटिक प्रोग्राम आपने उसके बाद में बहुत सारे रिकॉर्ड्स किए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि इसमें क्या ज़रूरी चीज़ें होती है कि हमारे श्रोताओं में से अगर कोई इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाने का या रिकॉर्डिंग्स करने का मन करता हो, उनका विचार करता हो, तो उनको आपकी तरफ से मार्गदर्शन मिले, इस तरह से सही थोड़ा बात। सा बता दीजिए। जैसे होता नहीं कि हम कभी किसी भीड़ में खड़े हों, वहाँ सब पुरुष ही दिखाई पड़े या हमारी स्त्रियाँ दिखाई पड़े, तो उसका महत्व नहीं रहता। अगर कुछ बच्चे हों, कुछ पुरुष हों, कुछ स्त्रियाँ हों, सब मिल के साथ में बात करते हो तो उसका मज़ा अलग होता है। थोड़ा वॉइस का फ़र्क होता है, नेचर का फ़र्क होता है, लोगों के विचार के फ़र्क होते हैं। तो हमने सोचा जब हम बांसुरी के साथ मिले तो किसको लें, या हमको कोई ले तो क्यों ले। और अगर ऐसा कोई वाद्य जो हमको डिस्टर्ब करता तो मैं बोलूँगा भाई मुझे जाने दो। तो ऐसा करेंगे, मैंने सोचा कि हम तो हमारे पास स्ट्रोक होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लॉन्ग नोट जो बांसुरी में अच्छा लगेगा वो किसी दूसरे वाद्य में नहीं अच्छा लगेगा। तो हमारे साथ अगर कोई स्ट्रोक का हो, जैसे संतूर हुआ या सितार हुआ या सरोद हुआ, तो उसका महत्व बहुत अच्छा हो जाएगा। ये करके हमने अभी कॉल ऑफ द वैली किया, उसके अलावा बहुत सारे विदेशियों के साथ में किया, बहुत सारा, जॉर्ज हैरिसन, बिली प्रिस्टन, टॉम स्कॉट, जिमा, चार्ल्स लॉयड, एमी लेजर, बहुत रिकॉर्डिंग किया हमने। इतना पॉपुलर हुआ कि मैं क्या करूँ। कोई गिटार बजा रहा है तो कोई कुछ स्ट्रोक बजा रहा है, बहुत अच्छा लगा। और उन लोगों को भी अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छी सोच है। अगर मेरे साथ में चेलो का कुछ रख दूँ, सोलो या वायलिन का रख दूँ, तो उतना सुनने के लिए इतना आकर्षित नहीं हो गया। लेकिन कोई स्ट्रोक का हुआ ना तो बहुत जल्दी आपका ध्यान वहीं जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। यानी सुरों का टोन और उस वाद्य की जो खासियतें हैं, ये बात वो है। भी साथ में आती है। सही है। तब जाके सभी का काम अलग अलग तरीके से उभर के आता है। जी। और एक गुच्छा आप लोगों के सामने जी। आप प्रस्तुत करते हो। और ये मुझे होश कहाँ से आया, जब हम आज से 25 साल या 30 साल पहले हम स्वीडन में थे, तो किसी ने कहा, एक रॉनी था जिसका कुछ छोटा सा कंपनी था रिकॉर्डिंग का, तो उसने सुना हम लोग रात को, तो दूसरे रात को ही मिला, बोला हमारे लिए रिकॉर्ड करेंगे क्या। तो उसने सुना ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट इसके बहुत अच्छे साउंड हैं,
एक तो स्ट्रोक है और दूसरा ऐसा। तो वहाँ से मुझे भी आइडिया, और बिलीव करिए मुझे इतना अच्छा लगा वो रिकॉर्डिंग। वो स्वीडन का रिकॉर्डिंग है, मेरे ख्याल से राग झंझोटी या कुछ ऐसे ही है। हाँ। कमाल है। मैंने वो आइडिया लेके मैंने कहा इसको ही लेके आगे चलते हैं। तो दूसरे जो रिकॉर्डिंग किया हमें बहुत अच्छा लगा। तो बहुत सारे विदेशियों के साथ भी रिकॉर्डिंग किए, और तो वही स्ट्रोक का गिटार ले लिया या कोई दूसरा प्लग इंस्ट्रूमेंट ले लिया, बहुत अच्छा लगा। इससे भारतीय वाद्य संगीत के जो प्रचलित प्रस्तुति का जो एक क्रम था उसमें एक नई जोड़ मिल गई। जी जी। और शिवजी का आपके साथ जो साथ है वो तो दुनिया भर में मशहूर है जी, और जी, लोगों का जी। बहुत पसंदीदा है। जी जी। दूसरी एक बात मैं पूछना चाहूँगी कि बांसुरी, हम यहाँ बांस की जो है वो बांसुरी है, मगर बाहर के देशों में धातु की भी बांसुरी बजाई जाती है। जी। और मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि हमारे शास्त्रीय संगीत के या तो हमारे भारतीय संगीत के किसी भी प्रकार में क्या उन प्रकार की उस प्रकार की बांसुरी का प्रयोग अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगा भी। हमने जो किया रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगा। वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ हमको उस वाद्य को बनाने के लिए बैम्बू नहीं है। बैम्बू होते ही नहीं। जी। और जो बैम्बू में साउंड आता है बांसुरी को किसी चीज़ में नहीं है, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोई स्टील हो, चाहे कोई चांदी हो, सोना हो, नहीं आएगा। तो लोगों ने यहाँ जो भी लोग यहाँ आते हैं वो लेके जाते हैं, बहुत से भर भर के लेके जाते हैं, सस्ता मिलता है। वहाँ एक बांसुरी का दाम होगा $10,000, जी। मतलब लाखों से भी ज़्यादा। यहाँ लाख में पूरी दुकान, पूरे भारत में दुकान खोल लीजिए बांसुरी की। जी। तो क्योंकि वाद्य अवेलेबल है, अच्छे बनाने वाले हैं, और वो इस तरीके से प्रोफेशनल नहीं बनाते, जैसे बन गया बजेगा नहीं बजेगा। तो उससे बहुत पॉपुलर हो गया, और लोगों को विदेशों में तो इतना अच्छा लगता है। आजकल लड़कियां सभी बांसुरी बजाना चाहती हैं, क्या साउंड आता है कहते हैं। और एक तो हल्का फुल्का होता है, लेके कहीं भी इस कंट्री से उस कंट्री जाए तो लगता भी नहीं कि हम सितार लेके या चेलो लेके जा रहे हैं। तो एक तो बहुत अच्छा हो गया, और दिखने में भी अच्छा लगता है, लड़कियाँ भी बजाती हैं, तो बहुत पॉपुलर हो गया। एक जो प्रचलन आजकल है वाद्यों को, बड़े बड़े वाद्यों को अपने साथ विदेशों में लेके जाना या इवन अपने देश के अंदर प्रवास करना, उसमें वाद्यों की हानि होने का बड़ी संभावना होती है। तो इसलिए अगर कन्वीनियंस के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से वाद्यों को बनाने का जो मटेरियल है उस मटेरियल में बदलाव किया जाए, उसके आकार में बदलाव किया जाए, उसके वज़न में बदलाव किया जाए, तो क्या साउंड की क्वालिटी पर असर हो जाता है और उसका संगीत से क्या ताल्लुक होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो हाथी को कहेंगे आप चूहे की बोली बोलो, जी। या कोई बड़ा जानवर हो उसको छोटे जानवर की बोली बोलो, नहीं अच्छा लगता। जी। जो बांसुरी का साउंड है वो बांसुरी का बचपन से लोग सुन सुन के उसका एक जो अपनी पहचान है उसकी। हाँ, आपको पूछना नहीं पड़ता है, आपको लगता है बांसुरी बज रहा है। तो ये बात जो बांसुरी में है, भारतीय बांसुरी में दूसरे में नहीं है। अब वहाँ भी बनाते हैं स्टील का जी। या चांदी का या सोने का बांसुरी बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन अब उसका दाम है $10,000 या $20,000। हमारे यहाँ तो लोग पागल हो जाए लेने के लिए, ले ही ना सके। और उसके टोन में जो टोन तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ से नकल किया हुआ है। जी। उन्होंने भले चाबी लगाई हो या क्या, लेकिन यहाँ की नकल है वो। जो भगवान श्री कृष्ण क्या सोच के क्या बनाया उन्होंने, वो भी कुछ सोचते होंगे, उनका परिवार भी सोचता होगा क्या सोचा भगवान ने। हाँ, कि ऐसे वाद्य को बनाए जो कि उस समय में, जिस समय में लोग गुनगुनाते थे, गाते थे, चाहे गांव में हो चाहे शहर में, उस समय में एक बांसुरी वाद्य था जो वो भी बजता था वाद्य करके, दूसरा कोई वाद्य नहीं। और इसमें कोई तार नहीं, कोई चमड़ा नहीं। जी। तो बच्चा भी लेके ला के कोशिश करता है कि बना लूँ अपने घर में। सब प्रकार की सहूलियत वही उसमें। वही। जी जी। उसके बाद जो वाद्य आने लगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाद्य के, तार भी चाहिए, ट्यूनिंग भी चाहिए, जोड़ भी चाहिए, और जवारी भी चाहिए। मैत्र से ताल सुरान से। अब बहुत समय से मैं आपको बोलने का कष्ट दे रही हूँ, थोड़े से 2-3 सवाल ऐसे पूछना चाहूँगी कि
विदेश में आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, तो कोई ऐसा यादगार कार्यक्रम आप बताएंगे कि जहाँ आपको एक अलग से अनुभूति आई? मैं स्विट्ज़रलैंड में एक छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव है, हमें एक चर्च में बजा रहा था। अच्छा। तो वहाँ तो आपको मालूम है कि पहले प्रोग्राम के 2 घंटे पहले ले जाएंगे, साउंड चेक करेंगे, करवा। ट्यून करेंगे। तो मैं गया 2 घंटे पहले, लेकिन जो हम चाहते थे नहीं हुआ, साउंड वाला ही नहीं था। ओह। या था तो शायद एक छोटा सा मशीन रख के बैठा हुआ था, अब मैं बैठा लेके तबला वाला लेके बैठा, तो तबले का पहले करवा लेता था कि उसको बहुत कभी लाउड चाहिए, कभी सॉफ्ट चाहिए, और तुम कर लो फिर मैं आता हूँ। वो किया, तो उसके बाद मैं गया तो मैंने कहा मुझे साउंड नहीं चाहिए, क्योंकि पहले साउंड किया तो वो हिस साउंड आता ना, बहुत आता था मुझे। और चर्च छोटा सा था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, सेंट पीटर चर्च नहीं, छोटा सा चर्च। हाँ। तो मैंने कहा तो नेचुरल साउंड जो है उसका मज़ा ही अलग है। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए साउंड। तो तबले वाला भी शर्माने लगा कि मुझे क्या जरूरत है, मुझे भी नहीं चाहिए। वो प्रोग्राम तो मेरे लिए याददाश्त हो गया, मैं खुद ही उसको एंजॉय करता था अपने साउंड को, कि हम यहाँ बजा रहे हैं उस कोने से क्या आवाज़ है, इधर मुँह करके बजाए तो उस कोने से क्या, लाजवाब। सबको इतना अच्छा भाई कि भाई क्या कहो। एक नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो आवाज की, हाँ, वो नहीं होते, आप कुछ भी बस मशीन आवाज का प्रक्षेपण जो होना था, बिल्कुल सही। वो माइक्रोफोन की वजह से बिखर जाता था। तो ऐसा आपने लगता था कोई बीच में कोई मनुष्य नहीं, उसका कोई अलग ही रूप है जो कभी क्या बोलेगा, क्या करेगा, क्या होगा कोई। और यानी नहीं है तकनीकी जो विकास हुआ है जी, उसकी हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी नैसर्गिकता बिल्कुल। अगर लुप्त हो जाए तो उसमें कोई मजा नहीं आता। इसी के लिए हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं कि क्या वाद्य बनाया है। गांव में जाओ, चरवाहे चल रहे हैं अपने गाय और बछड़ों के साथ में, और इधर हम लोग भी बजा रहे हैं। तो जहाँ भी जाइए आप फ्लूटो मिलेगा, और हमारे घर की बहनें माएँ डांस कर रही हैं उसके ऊपर, वाह क्या बात। एक आपसे पूछना ये था कि कभी कभार ऐसा होता है कि कार्यक्रमों में हर बार हमें जानकार श्रोता नहीं मिलते। जैसे आपने कहा कभी बच्चों के सामने बजाना पड़ता है, कभी थोड़ा सा जिनको समझ रहा है उनके सामने बजाना पड़ता है। तो कोई ऐसा मज़ेदार वाकया हुआ कि जो आपको कोई अचानक से सवाल आया कि जो एकदम अजीब सा इतना था? होता रहता है कि मैं क्या कहूँ आपको। बोले अच्छा था, तो मैं क्या हुआ, दूसरे दिन एयरपोर्ट पे एक आदमी मिल गए, और रात को क्या हुआ, बस धन्य हो गया, बहुत अच्छा बजा। अच्छा और क्या करते हैं आप? हाँ? और क्या करते हैं आप? और क्या? हाँ, मैंने कहा अभी तक तो यही कर रहा हूँ। और मैं मतलब रेडियो में था, और तो एयरपोर्ट से आपको, मैंने कहा आप जा कहाँ रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। मैंने कहा फंस गया अब तो, इनके पास तो बैठने का ही नहीं। तो मैं कहा आप और क्या करते हो? मैंने कहा तो कुछ नहीं, यही करता हूँ। अच्छा आपका घर का खर्चा इससे ही जाता है? हे भगवान। हाँ अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है। नहीं आप झूठ बोले, आप कुछ और करते हो, कपड़े वपड़े का दुकान में मैं कुर्ता पहना था। मैंने कहा नहीं भैया मैं खरीद के ला, रेडीमेड। अच्छा आप और क्या है, सच्ची बताइए। उसका ये हुआ कि मैं कोई ना कोई तो बिजनेस से जुड़ा हुआ था, प्लेन में जा रहा हूँ, वो भी जा रहा है, तो ऐसा हो गया। तो अब वो भी हंस रहा, तो मैं भी हंस रहा। लेकिन आखिरी तक उसको ये विश्वास ही नहीं हो कि मैं और कोई बांसुरी बजा के अपना जीवन। नहीं, कई बार लोगों को गलत फहमियाँ होती हैं हमारे संगीत के क्षेत्र के बारे में, और उनको ऐसा लगता है कि केवल संगीत के बलबूते पर आदमी कैसे जी सकता है। वही तो वही बात उस समय हो रही थी, और अजीब अजीब से सवाल पूछने लगते अब हैं। 2 बड़े तानपुरे लेके बड़े गुलाम अली खां के पीछे 2 बच्चे उतरे, तो नीचे लोग बोले पहलवान है शायद, डम्बल मारने के निकल, अरे जय हो पहलवान की जय हो। ये बोले अरे भैया मुँह छिपा के बोले मैं नहीं हूँ, मैंने। अरे नहीं साहब आप पहलवान है, देखो 2 डम्बल आपके जा रहे हैं। डम्बल आपके साथ। हमको क्या मालूम बेचारों के तानपुरा है, जाएंगे बैठेंगे रियाज के। कभी कभार हो मज़ा जाता आता है है। बहुत। बड़ा अजीब सा जी। ये है। समाज में अभी भी लोगों की, अभी भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने संगीतकारों की जो एक इमेज लोगों के मन में थी
उसको पूरा बदल दिया है। कोशिश यही करता हूँ जी, क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि एक संगीतकार यानी पिछले ज़माने के संगीतकारों की एक छवि अलग थी, और आपने आज जो लोगों के सामने छवि अपनी बनाई रखी है, और जो आपकी वजह से हम जैसे आपके पीछे आने वाले लोगों की जो बन गई अरे है, नहीं, वो उसका जो श्रेय है वो आप लोगों को जाता है, ये मैं ज़रूर मानना चाहूँगी। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि अ, और एक बात मैं जानना चाहूँगी जी कि आज समाज में संपर्क के माध्यम बहुत हो गए हैं, परंतु ये स्थिति जब नहीं थी, तब पहले आकाशवाणी और बाद में दूरदर्शन, इन्होंने कला और कलाकार के बारे में समाज में एक अवेयरनेस पैदा करने में बहुत जो काम बहुत किया, और कला का और कलाकारों का दोनों का सम्मान बढ़ाया, इसके बारे में आप थोड़ा सा कहें। मेरा जीवन ही शुरू हुआ रेडियो से। अभी भी मैं जाता हूँ जी। तो लगता है कि मेरी नौकरी है और इतना प्यार मिलता है मुझे सबको, चाहे क्लर्क हो, चाहे पैक्स हो, चाहे स्टेशन डायरेक्टर हो, इतना प्यार मिलता है। और उस ज़माने में जब मैंने ज्वाइन किया था रेडियो पे, डर लगता था इन लोगों को देख के कि अरे एएसडी है, वो एएसडी है। अब इतना प्यार करते हैं वो कि मैं जाता तो अपने साथ चाय नाश्ता ये सब कराते हैं। तो जो एक सम्मान था वो रेडियो में पहले मिलता था, क्योंकि बड़े बड़े कलाकार वहाँ सुबह का प्रोग्राम है, दोपहर का, तो अपने घर वापस नहीं जाके वहीं लेटे हुए। हाँ, कौन लेटे हुए? नहीं साहब, वो सुल्तान खान साहब लेटे हुए। अच्छा, तो ये कमाल हो जाता था। और गाने बजाने का वातावरण भी अलग था, जो भी गाते हुए, और ख़ासकर यहाँ महाराष्ट्र में कमाल का क्लासिकल म्यूज़िक, वाह वाह, अलग अलग घराने, सुन के मज़ा आता था, सीखने को मिलता था। तो ये परंपरा अभी भी आपको रेडियो और टेलीविज़न में मिलेगी। हाँ, तो मैं जब जाता हूँ अपने आप को समझता हूँ ये कि अभी भी मेरा जॉब है, यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। क्योंकि समाज माध्यम जो है वो समाज को प्रभावित करने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें एक समय था कि इसी हिंदुस्तान में कलाकार को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, बिल्कुल। परंतु आकाशवाणी और दूरदर्शन ने कलाकार का एक सम्मान बढ़ा दिया। सही बात तो है। ये जो कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में आपने कहा, वो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे कलाकार हैं जो कि बेचारे रेडियो तक नहीं पहुँच पाए जी, या टेलीविज़न तक नहीं पहुँच पाए। मैं उनके बारे में सोचता हूँ, वो कभी कभी उनको रोना आता होगा कि मैं वहाँ तक क्यों नहीं गया, हमारा वो रास्ता क्यों नहीं मिला, ऐसे लोग क्यों नहीं मिले जो हमको वहाँ तक ले जाते। जी, अभी भी है ऐसा। तो ये दो स्थान ऐसे जहाँ के कलाकार को वैल्यूज़, उसकी वैल्यूज़ दिखाई पड़ती जी, है। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। अब आप मुझे बताइए कि अ, आप आने वाली पीढ़ी के हर बच्चे के हाथ में बांसुरी देखना चाहते हैं, हर बस। बच्चे को संगीत से जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं, तो बांसुरी का आगे चलकर भविष्य क्या होगा? देखिए साहब, ये तो भविष्य तो किसी चीज़ का पता नहीं लगता। हम्म, आदमी कोशिश करता है लेकिन पता, बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, पता नहीं लगता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुरुकुल में जो बच्चे हैं, हमारी तरह हमारे देख रेख से और हमारे हिसाब से चलते हैं, बजाते हैं, तो मुझे लगता है हमारा गुरुकुल का सम्मान ये बच्चे रखेंगे और बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी जगह क्या हो रहा है कुछ पता नहीं लगता। जो नए बच्चे आ रहे हैं कलाकार, चाहे कोई वादक हो चाहे कोई गायक हो, अभी इतना वो दिखाई नहीं पड़ते। एक जो प्रेरणा उनसे मिलती थी सुन के, ऐसे कलाकार दिखाई नहीं पड़ते। तो उसका मुझे दुख भी लगता है। फिर ये भी सोचता हूँ कि हो सकता है कि समय ऐसा हो कि अपने और कोई काम नहीं उनको, या ऐसा है संकट का समय तो सबके लिए बराबर है जो आजकल चल रहा है, तो इसमें भी वो फंसे हों तो अपनी कला को दिखा नहीं सकते हो लोगों तक, या उनकी पहुंच नहीं है टेलीविज़न या रेडियो तक कि लोगों को सुना सकें। जी, ये एक बड़ा ख़राब समय आया, लेकिन अच्छा समय भी आ जाएगा बहुत जी, जी। जल्दी, बहुत जल्दी आ जाएगा। जो फिलहाल चल रहा है वो समय तो निकल ही जाएगा, बस भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मैं ज़रूर आशा करती हूँ कि आपके आशीर्वाद से संगीत कला का जो प्रवाह चलता आ रहा है वो और आगे चलता रहेगा। आपके आशीर्वाद से उसमें बरकत होगी और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन होता रहेगा।
आपने कहा है आप ही लेके जाएंगे इस रास्ते में से, सच में कह रहा हूँ। आपके आशीर्वाद हैं। इतनी अच्छी गायिका हैं आप, इतना अच्छा विचार है आपका, देखिए आप लेके जाएंगे।